गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे भारतीय अनुबंध अधिनियम एक परिचय। अनुबंध अधिनियम व्यापारिक संनियम की एक महत्वपूर्ण शाखा है। यह हमारे सभी के जीवन को प्रभावित करने वाला अधिनियम है। अनुबंधों का विधान प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करता है, क्योंकि हमारे में से प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आए दिन अनुबंध करता ही रहता है। वास्तव में हम प्रतिदिन अनेक बार अनुबंध करते हैं। जीवन की आवश्यकताओं से लेकर आराम विलासिता की वस्तुएं, अन्य प्रकार की वस्तुएं जो हम प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक क्रय करते हैं, इस प्रकार हमारा जीवन अनुबंधों से ही चलता है। और व्यवसाय जगत का मूल कार्य ही लेन देन करना है। प्रत्येक व्यवसाय संस्था प्रतिदिन अनेक अनुबंध करती है तथा भिन्न भिन्न प्रकार के अनुबंध करती है। माल सेवाओं के क्रय विक्रय के अनुबंध, ऋण लेने एवं साख पर माल बेचने का अनुबंध, कर्मचारियों से अनुबंध, निवेशकों से अनुबंध आदि अनेक वर्गों के साथ अनुबंध करना प्रत्येक व्यवसायिक संस्था की दिनचर्या है। यही कारण है कि व्यवसाय जगत में अनुबंध अधिनियम का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके द्वारा व्यवसाय करने वाले पक्षकार के व्यावसायिक हित अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। अतः अनुबंध अधिनियम का उद्देश्य ये देखना है कि एक व्यक्ति को जो आशा दिखाई गई है वह साकार हो जाएगी तथा उससे जो कुछ वचन दिया गया है वो पूरा किया जाएगा। अब भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 पारित होने से पूर्व ऐसा कोई भी सामान्य अनुबंध नहीं था जो संपूर्ण भारत पर एक साथ लागू होता हो, और काफ़ी समय से इस प्रकार के अनुबंध की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। ये सभी आवश्यकताएं तब पूरी हो सकी जब सन 1872 में भारतीय अनुबंध अधिनियम लागू किया गया। अब यहाँ हम देख रहे हैं भारतीय अनुबंध अधिनियम 1 सितंबर 1872 को लागू किया गया। यह अधिनियम अपनी प्रारंभिक अवस्था में एक काफ़ी व्यापक अधिनियम था, जिसमें कुल 266 धाराएं तथा 11 अध्याय थे। तब इसमें माल विक्रय अधिनियम तथा साझेदारी अधिनियम भी इसी में सम्मिलित थे। अधिनियम से मतलब साझेदारी तथा माल विक्रय से संबंधित व्यवहार भी इसी अनुबंध अधिनियम प्रावधान के अंतर्गत किए जाते थे। किंतु जैसे जैसे व्यवसायिक क्रियाओं का विस्तार हुआ, परिणाम स्वरूप इनके लिए अलग से प्रावधान या इनके लिए अलग से अधिनियम बनाने की आवश्यकता महसूस की गई। कुछ समय के बाद माल विक्रय तथा साझेदारी से संबंधित अनुबंधों की धाराओं को इससे पृथक करके अलग से अधिनियम बना दिया गया। सन 1930 में माल विक्रय अधिनियम तथा सन 1932 में साझेदारी अधिनियम का निर्माण किया गया। भारतीय अनुबंध अधिनियम में जो 266 धाराएं थीं, उनमें से धारा 76 से लेकर के 123 तक से 1930 में माल विक्रय अधिनियम का निर्माण किया गया, और धारा 239 से लेकर 266 तक की जो धाराएं थीं उनको इस अधिनियम से पृथक करके 1932 में साझेदारी अधिनियम का निर्माण किया गया, और इन धाराओं को अनुबंध अधिनियम से निरस्त कर दिया गया। इन धाराओं को मूल अनुबंध अधिनियम से पृथक करने के बाद वर्तमान में जो स्थिति अनुबंध अधिनियम की है उसको हम अध्ययन की दृष्टि से इस प्रकार समझ सकते हैं। वर्तमान में भारतीय अनुबंध अधिनियम की विषय वस्तु इस प्रकार है। अनुबंध के सामान्य सिद्धांत और अर्ध अनुबंध से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं वो धारा 1 से लेकर के 75 तक की धाराओं में हैं। हानि रक्षा तथा गारंटी अनुबंधों से संबंधित जो प्रावधान है 124 से 147 तक की धाराओं में। निक्षेप तथा गिरवी अनुबंधों संबंधी जो प्रावधान है वो धारा 148 से 181 तक की धाराओं में है। एजेंसी संबंधी जो प्रावधान है वे धारा 182 से 238 तक की धाराओं में है, जिनका हम आगे के अध्यायों में विस्तार से अध्ययन करेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि भारतीय अनुबंध अधिनियम की क्या विशेषताएं हैं या क्या प्रकृति है। यहाँ आप देख रहे हैं पहला पॉइंट जो है अधिनियम का प्रवर्तन। प्रवर्तन से मतलब है कि ये कब प्रभावी हुआ। ये अधिनियम 1 सितंबर 1872 से प्रभावी हुआ, और इससे तिथि से पूर्व जितने भी अनुबंध किए गए हैं वो इससे प्रभावित नहीं होते हैं। दूसरा है अधिनियम का विस्तार।
विस्तार से तात्पर्य यह है कि ये अधिनियम कहाँ लागू होता है। जिस समय ये अधिनियम लागू किया गया या उसके पश्चात ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू होता है। नेक्स्ट है अधिनियम की उपयुक्तता या प्रयोगता। ये अधिनियम भारत में किए गए सभी अनुबंधों पर लागू होता है। इस अधिनियम के सभी प्रावधान भारत के सभी हिंदू एवं मुसलमानों द्वारा किए गए सभी अनुबंधों पर समान रूप से लागू होते हैं। इस अधिनियम के प्रावधानों को हिंदू लॉ तथा मुस्लिम लॉ के प्रावधानों पर भी वरीयता दी जाती है, अर्थात इस अधिनियम के प्रावधान इन दोनों विधियों पर अविभावी ओवरराइडिंग इफेक्ट उनका होता है। नेक्स्ट है पूर्ण एवं सर्वांगीण नहीं। इस अधिनियम की एक विशेषता ये भी है कि यह अधिनियम पूर्ण एवं पर्याप्त नहीं है। यह अधिनियम केवल अनुबंध के सामान्य सिद्धांतों तथा कुछ विशिष्ट अनुबंधों की व्याख्या करता है। इसमें व्यवसाय से संबंधित अन्य कई महत्वपूर्ण अनुबंध ऐसे हैं जिनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे हम देखते हैं विनिमय साध्य विलेख, बीमा, साझेदारी, माल विक्रय, संपत्ति हस्तांतरण आदि अनुबंधों के संबंध में भारतीय अनुबंध अधिनियम में कोई व्यवस्था नहीं है। उनके लिए पृथक से अधिनियमों का निर्माण किया गया है। इस अधिनियम के भारतीय अनुबंध अधिनियम संबंधी कानून के कुछ भागों को परिभाषित करता है तथा संशोधित करता है। अतः वह सभी विधान, कानून, नियम जिन्हें इस अधिनियम द्वारा संशोधित या निरस्त नहीं किया गया है वे अधिनियम इससे प्रभावित नहीं होते हैं। नेक्स्ट है अनुबंध से उत्पन्न दायित्वों की व्याख्या। अनुबंध अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि यह अधिनियम उन दायित्वों का संनियम है या अधिनियम है जो अनुबंधों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। दूसरे शब्दों में जैसे हम समझें कि यह अधिनियम केवल अनुबंध संबंधी जो दायित्व उत्पन्न होते हैं उन्हीं के लिए बनाया गया है। अन्य प्रकार के जो अनुबंध होते हैं उनके लिए इसमें कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे मान लो कि पति पत्नी के आपसी संबंध, आपराधिक कार्यों के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए, उनसे संबंधित अनुबंधों के लिए इस भारतीय अनुबंध अधिनियम में कोई व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट है अनुबंध के सिद्धांत एवं सीमाओं का उल्लेख। यहाँ हम ये देखेंगे कि यह अधिनियम अन्य अधिनियमों एवं संनियमों की भांति पक्षकारों के विस्तृत अधिकार एवं दायित्वों का उल्लेख नहीं करता। यह अधिनियम तो केवल उन सीमाओं एवं सिद्धांतों का उल्लेख करता है जिनको ध्यान में रखकर पक्षकार अपना अनुबंध करते हैं। जैसे हम देखेंगे कि इस अधिनियम में जो प्रारंभिक चैप्टर्स हैं या अध्याय हैं उनमें इस अधिनियम की धारा 1 से 75 तक की धाराओं में अनुबंधों के निर्माण, नवीनीकरण, परिवर्तन, निष्पादन, समापन आदि के संबंध में सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। पक्षकार एवं सिद्धांतों का पालन करते हुए अनुबंध कर सकते हैं, जैसे अपने अपने दायित्वों को स्वयं निर्धारित कर सकते हैं। इस प्रकार अधिनियम पक्षकारों को अपने अनुबंध के अंतर्गत अपने अधिकार एवं दायित्व उत्पन्न करने का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है व्यक्तिलक्षी अधिकारों की व्याख्या करना। पहले हमें ये जान लेना आवश्यक है कि अनुबंध में व्यक्तिलक्षी क्या है। व्यक्तिलक्षी का मतलब है यह अनुबंध अधिनियम की विशेषता है। इसके अंतर्गत एक पक्षकार को दूसरे पक्षकार के विरुद्ध व्यक्तिगत अधिकार एवं दायित्वों की व्याख्या करता है। व्यक्तिगत का मतलब एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध जो अधिकार प्राप्त होते हैं वो होते हैं व्यक्तिलक्षी अधिकार, और दूसरे होते हैं लोकलक्षी अधिकार। लोकलक्षी का मतलब है कि एक व्यक्ति को अनुबंध के दौरान दूसरे व्यक्ति के साथ साथ पूरे लोक के विरुद्ध, मतलब पूरे विश्व के विरुद्ध जो अधिकार प्राप्त हो जाते हैं वो कहलाते हैं लोकलक्षी अधिकार। हमारा बीकॉम पार्ट फर्स्ट का जो पहला चैप्टर है ये संपूर्ण हुआ। किसी को भी यहाँ तक कि समझ में जो टॉपिक है उसमें कुछ नहीं समझ में आया हो तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।